हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज़ अंजलि प्रताप और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जहाँ पे जैसा कि आपको सेशन के नाम से समझ में आ रहा है कि हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर को यहाँ पे प्रैक्टिस। वाई एसबीआई क्लर्क मेंस राइट नाउ, यू ऑल आर अवेयर, जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स अगर दे दिया है और जिनका भी आपका एग्ज़ाम है, दे आर अवेयर कि अब इसके आगे जो अगला लेवल है, अगली जो सीढ़ी है जिसके लिए हमको तैयारी करनी है वो मेंस है। बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा जब आपका रिजल्ट आ चुका रहेगा एंड जब आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। सो लेट्स मेक गुड यूज़ ऑफ दिस टाइम और सीधा यूज़ करेंगे हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को, बिकॉज उससे अच्छा बेहतर आइडिया हमें नहीं मिल सकता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमको आने वाले हैं, कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम कितने पानी में हैं और कितने पानी के ऊपर, राइट। तो आज की सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी बिग पेपर, तो हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना, ये पूरा पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हम पेपर करने वाले हैं बाय द वे, वो होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 का पेपर। हम सभी साल के 18, 19, 20, 21 जो भी हमारे पास पेपर्स अवेलेबल है, सभी के पेपर्स को यहाँ पर ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी गेट यूज टू द लेवल एज वेल एज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी डिले के सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पैसेज के साथ शुरू हुआ है और जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को लेवल को लेकर एकदम नए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम दिमाग सेट कर लीजिए दैट यू हैव टू पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी जो है ना हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे, लेकिन आज के पेपर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो लेट अस सी, उसमें भी आपको बहुत बहुत पैटर्न देखने को मिलेगा। तो पहले जो पैसेज है एक बार जरा इसको देख लेते हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर टारगेटिंग, राइट। तो आप देख रहे हैं पहला पैराग्राफ है हमारे पास, हमको एक ब्लैंक दिख रहा है। सेकेंड पैराग्राफ है आपका, देन वी हैव थर्ड पैराग्राफ एंड देन द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन की क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए आप कि आपको पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, अभी उतना टाइम हमको स्पेंड नहीं करना है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट what is this passage about and what are we targeting for। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हाउ हैज़ द ऑथर बायोलॉजिकली कनेक्टेड म्यूजिक विथ इमोशंस। तो मतलब टॉपिक के बारे में हल्का हल्का आइडिया मिल गया कि म्यूजिक और इमोशंस के ऊपर अपना जो है ना पैराग्राफ होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ना ये वाली गलती बहुत ज़्यादा करते हैं हम, एग्जाम में इतने स्ट्रेस में रहते हैं या कभी कभी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम करेक्ट को नॉट करेक्ट पढ़ लेते हैं और नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। सो इट्स बेटर दैट यू सी कि ट्रू चुनना है कि फॉल्स चुनना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको कौन सा स्टेटमेंट चुनना है, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। किस चीज़ से संबंधित, तो आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए, द स्टडी कंडक्टेड इन रिलेशन टू म्यूजिक एनेडोनिया। तो ये आपका कीवर्ड है एनेडोनिया, जहाँ पे आपके पैराग्राफ में आएगा वी हैव टू बी मोर विजिलेंट। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो। नाउ इन्फर का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ जो आपके पैराग्राफ में इनडायरेक्टली हिंट की गई है, मतलब डायरेक्टली ऑथर ने कोई आपको स्टेटमेंट नहीं दिया बट उसने बस हिंट करा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द प्रीजम्पशन ड्रॉन इन केस देयर एग्जिस्ट अ कनेक्शन बिटवीन रिस्पॉन्स टू म्यूजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन स्पीच। प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि आखिर ये चीज़ लिखने के पहले, ये पैराग्राफ या ये पैसेज लिखने के पहले ऑथर ने ऐसी क्या चीज़ सोची होगी। तो प्रिजम्पशन कहीं ना कहीं एजम्पशन के जैसा ही है। आपको देखो, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन या एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, मतलब मान के चलिए कि सिर्फ ये ऊपर ऊपर जो पढ़ लेते हैं लोग, उनसे काम नहीं बनने वाला। यू हैव टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टेक्स्ट, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमसे एक सवाल था, आपको याद है पहला पैराग्राफ में एक ब्लैंक दिख रहा था, तो ये हमको कंप्लीट करना है। तो जैसे हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वैसे हमको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। तो ये आपके टोटल 5-6 क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो अप्रोच है वो यही कहता है कि ये जितने कीवर्ड्स हमने अभी देखे, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए वी विल रीड माय पैराग्राफ। ठीक है, तो हर स्लाइड पे आपको करीब करीब 1 मिनट का समय मिलेगा। आप यहाँ पे इस ऑब्वियसली रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप यहाँ पे पॉज कीजिए, आप पहले ये पैराग्राफ पढ़िए और फिर अगली स्लाइड पे जाइए, फिर मैं थोड़ा समय दूंगी आपको, फिर वहाँ पे आप पॉज कीजिए, फिर आप अगले स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, नाउ यू पीपल कैन पॉज। ओके,
आई होप अब तक आपने पैराग्राफ पहला जो है वो पढ़ लिया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस टुगेदर कि आखिर ये पहले पैराग्राफ में था क्या. Enjoyed by humans since prehistoric times, music has been variously described as the food of love, a shorthand for emotion, and the universal language of humankind. Just from the very first statement, we get to know कि हमारा जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर ये पैराग्राफ या ये लाइन घूम रही है वो है म्यूजिक है. हाउ म्यूजिक इज लाइक important for us. Okay. For some, those seemingly rare individuals who do not express an enthusiasm for music are viewed with deep suspicion. मतलब हम कभी कभी सुनते हैं ना कि भाई मुझे ना म्यूज़िक ही पसंद नहीं, तो मुझे लगता है कि भाई कैसा आदमी है ये. तो वही लिखा हुआ है ये कि जो अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोल दे कि मुझे गाना ही सुनना पसंद नहीं है, मुझे गाना ही पसंद नहीं किसी भी प्रकार का, तो हमें थोड़ा अंदर मतलब वो सस्पिशन आ जाता है कि अरे कैसा व्यक्ति होगा ये. तो वही है ये. Like those who don't eat chocolate, मतलब these are something which generally people get attracted towards it, right? तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इसलिए हम उनको सस्पिशन की नज़र से देखते हैं. Who are unmoved by Shakespeare in drama, or who fail to express delight over an Ashes victory. Yet recently, the assumption that the enjoyment of music is a near universal human trait that has been questioned. Now समझ में आ रहा है ये पॉइंट कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है कि आपको बता दिया गया कि म्यूज़िक का या जो म्यूज़िक का इन्जॉयमेंट है उसको नियर यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट बता दिया गया है. मतलब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तुम्हारे जो होने ही हैं, वैसे ही आपका ये एक ट्रेट आ चुका है अब ह्यूमन बींग्स के बारे में. ओके, मूविंग अहेड. Evidence that some people don't derive pleasure from music and that this does not reflect or result from a general lack of pleasure in life's activities. It is evident that these systems evolved to process stimuli of biological significance. The ability to discriminate tones in human speech provides information about the gender, size, and emotional state of the speaker and dash. In some languages, music is assumed to be fortuitous byproduct of this evolutionary development and is more fully processed in the brain's right hemisphere, which is more associated with the representation of emotions than the left hemisphere. तो बेसिकली अगर तुम ये लास्ट वाला पोर्शन है वो जो देखो तो मालूम चलेगा कि एक कंपैरिजन किया गया थोड़ा सा बायोलॉजिकल एरिया में जाकर. तो इफ़ यू डिवाइड दिस होल पैराग्राफ इनटू 2 पार्ट्स, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सर खपाने वाली चीज़ है, ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो फॉर देम यू कैन जस्ट डिवाइड और यू कैन गो फॉर द माइक्रो मॉड्यूल. जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ को तुम 2 भागों में तो बांट ही सकते हो कि पहले पार्ट में हमने म्यूज़िक के बारे में बताया कि भाई ये क्या है, कैसा है, यूनिवर्सली कैसे इसको रिकोगनाइज किया जाता है. और सेकेंड हाफ ऑफ दिस पैराग्राफ में हम थोड़े बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के ऊपर चले गए थे. ठीक है, ये रहा सेकेंड पैराग्राफ. नाउ यू पीपल कैन पॉज, रीड एंड देन यू कैन प्ले. Okay. It has been theorized that aesthetic responses to music may derive from similarity of musical tones to total characteristic of human speech associated with different emotional states. Music को relate किया emotion के साथ. That's it. If so, it would be hypothesized that pleasure one finds in music would be related to skills in and enjoyment of social intercourse. Conversely, a lack of musical appreciation would predict deficiencies in social engagement. So now you can see music, emotion, social engagement. 3 important terms. In Shakespeare's words, for the man that hath no music in himself, the motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. Let no such man be trusted. The inability to enjoy music has been investigated by a team of Spanish researchers who started with the assumption that the condition may result from deficits in music perception, termed amusia, or a more general inability to derive pleasure from everyday activities, formally labeled anhedonia. अब आपको याद होगा ये टर्म के ऊपर एक सवाल आया हुआ है. अच्छा, ये सेकेंड पैराग्राफ की एक स्पेशल खास बात है, पता है क्या? आप देखो तो आपके ऑथर ने शेक्सपियर के द्वारा लिया गया स्टेटमेंट दिखाया, फिर उसने बताया कैसे स्पेनिश रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं, कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिया जा रहा है उन लोगों को. पता है आपको कि एक व्यक्ति इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों देता है? जब वो अपना बात साबित करना चाहता है. तो बेसिकली सेकंड जो पैराग्राफ है ऑथर ने बस इसीलिए लिखा है ताकि हम एज अ ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई म्यूज़िक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो इस चीज़ में जिसको कमी है इस चीज़ में या जो इस चीज़ को प्लेजर नहीं लेते हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, और ये आज नहीं कई सदियों से चले आ रहे हैं. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ. एवरीवन, नाउ यू पीपल कैन पॉज एंड स्टार्ट रीडिंग इट.
I hope you people are done. In current biology, the research team reported on their investigation of the hypothesis that those who do not enjoy music may exhibit broader abnormalities of the systems of the brain involved in reward, motivation, and arousal. They examined the three groups of participants with high, average, and low pleasure ratings in response to music. They undertook a monetary incentive delay task, which required them to respond quickly to targets in order to earn or avoid losing real money. The results confirm that some otherwise healthy and happy people with normal music perception report that they do not enjoy music and show no autonomic responses to its presentation. तो फिर से ये बता रहा है कि ह्यूमन कैसे बिहेव कर रहा था बायोलॉजिकली. तो एक बात तुमको अब तक समझ में आ गई कि थर्ड पैरा तक कि ऑथर ने बार बार बायोलॉजी को बड़ा रिलेट किया है म्यूजिक के रिसेप्शन के द्वारा. ठीक है. This occurs in the presence of a normal behavioral and psychological response to monetary rewards, which demonstrates that a lack of enjoyment of music is not associated with general dysfunction of the brain's reward network. This demonstration of the existence of a domain specific anhedonia, in this case, a specific musical anhedonia, suggests that there are individual differences in access to the brain's reward system. ना एक नया टॉपिक उठाया गया और रिलेट किससे किया गया आपके सेकंड पैराग्राफ के साथ, जिसमें एनेडोनिया का मेंशन किया गया. यहाँ पे एनेडोनिया को क्या डिस्क्राइब किया गया है गाइज? अ जनरल इनेबिलिटी टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम एवरीडे एक्टिविटीज़. ठीक है. अब उसी चीज़ को यहाँ पे कैसे रिलेट किया गया है कि कैसे इंडिविजुअल्स यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग अलग होते हैं तरह तरह के रिएक्शन प्रेजेंट करने में. अब पहला सवाल हमारा यहाँ से शुरू होता है. ठीक है. चलिए, आई होप एवरीबडी इज ऑल सेट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ हैज़ द ऑथर बायोलॉजिकली कनेक्टेड म्यूजिक विथ इमोशंस. अब ये तो ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे पैराग्राफ में व्यापक थी. लेट्स रीड द ऑप्शंस. जनरल इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन टू लीड टू इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस thus रिजल्टिंग इन म्यूजिक एनहेडोनिया. ठीक है. अभी तक तो ये ऑप्शन ठीक ही लग रहा है क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग दिया हुआ था थर्ड पैरा में, आपका इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस भी दिया है. तो अभी चलो इसको रख सकते हैं. अभी हम लोग इसको डिस्कार्ड करने की स्थिति में नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं. सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, बोथ ऑफ देम processes or both of them are processes within the right hemisphere of the brain. अच्छा, reduction in the activity of certain hemisphere of the brain affects emotions, thus reducing आपका joy arising from music, both A and B. अच्छा, A और B में जब हमने दोनों को पढ़ लिया तो आपको कोई चीज़ इसमें गड़बड़ लग रही है? Any problem in first part or any problem in second part? अगर सेकेंड पार्ट की तरफ चले तो इसको हमको वैलिडेट करना पड़ेगा अपने पैराग्राफ से कि बोथ ऑफ देम आर प्रोसेसेस विद इन द राइट हेमीस्फेयर ऑफ द ब्रेन. चलिए देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ था. तो मैं पहले पैराग्राफ के लास्ट वाले हिस्से में आपको ये चीज़ दिखाई देगी, राइट. तो दिस इज समथिंग फैक्चुअली रिटन ओवर देयर. बट अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूँ तो जनरल इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन टू लीड टू इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस दस रिजल्टिंग इन म्यूजिक एनहेडोनिया. अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पैराग्राफ में म्यूजिक एनेडोनिया ना लिखकर सिर्फ एनेडोनिया लिखा हुआ था. सो दिस माइट नॉट बी द सुटेबल आंसर. तो इसलिए जाना किसके साथ बेहतर रहेगा हमारे लिए? ऑप्शन नंबर बी के साथ. सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टडी कंडक्टेड इन रिलेशन टू म्यूजिक एनेडोनिया. अच्छा, तो शुरू किया जाए. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? देयर वर सर्टेन complete normal and healthful participants who didn't enjoy music. इसमें कोई गड़बड़ लग रही है क्या तुम्हें कि there were certain complete normal and healthful participants जिनको म्यूजिक नहीं अच्छा लगता था? ये आपके लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है. They deduced that even within a usual brain functioning and response mechanism, it was possible not to enjoy music. मतलब तुम ये नहीं बोल सकते हो ना कि अगर इस व्यक्ति को म्यूजिक पसंद नहीं तो ये पागल है. ऐसा बात नहीं है. वो व्यक्ति नॉर्मल होकर भी उसको म्यूज़िक पसंद नहीं हो सकता है. तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पैराग्राफ से हमको बहुत क्लियरली मिल रहा था. अच्छा, रिसर्चर्स हैड यूज्ड मॉनिटरी इंसेंटिव विद इन द स्टडी दे कंडक्टेड. येस, रिवॉर्ड वाला पार्ट उन्होंने यूज़ किया है, जिसको भी हम गलत नहीं कह सकते हैं. लैक ऑफ एबिलिटी टू एन्जॉय कुड बी क्लियरली रिलेटेड टू माल फंक्शन रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स रिवॉर्ड्स. नो, दिस इज समथिंग विच इज़
प्योरली गोइंग आउट ऑफ द वे हियर, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी 3 तो ऑप्शन अभी तक हमको मिल रहे हैं। अभी यही चीज़ है जो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है आपके पैराग्राफ थर्ड से रिलेट करके, बट अभी नहीं डिसाइड कर सकते जब तक हमने लास्ट वाला ऑप्शन नहीं पढ़ा हो। नॉट फीलिंग द प्लेजर ऑफ म्यूजिक माइट बी रिलेटेड विथ लार्जर माल फंक्शनिंग विद इन द ब्रेन। वॉट अबाउट दिस? नॉट फीलिंग द प्लेजर ऑफ म्यूजिक माइट बी रिलेटेड, तो ये माइट दे करके आपको लिख दिया है कि इसकी संभावना है, श्योरिटी नहीं है। तो दिस ऑल्सो सीम्स राइट, मतलब हम पहुंचते हैं अपने आंसर के पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज गिवन। जैसा कि मैंने बोला, इन्फरेंस का मतलब ही होता है कि जब आप अपने पैसेज में इनडायरेक्टली दिए हुए हिंट को पकड़ पाएं। और पूरा पैसेज जो है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है गाइस, कि कैसे लोग म्यूजिक को परसीव कर रहे हैं। बिना ऑप्शन पढ़े हुए अगर हमें इस पैसेज का इन्फरेंस निकालना हो तो हम यही निकाल पाएंगे कि कैसे वो व्यक्ति जो म्यूज़िक एंजॉय नहीं कर पाते हैं फिर भी उनका ब्रेन जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। राइट बात है। अब इनको हम ढूंढेंगे अपने ऑप्शंस में। Specific musical anhedonic show reduced functional connectivity between cortical regions associated with auditory processing. What about this part? कुछ आइडिया लग रहा है कि सही हो सकता है? मुझे लग रहा है ये कॉर्टिकल रीजन्स वगैरह तो फार फेचड चीज़ चली गई है, तो अभी तो ये गलत ही लग रहा है, बट बाकी पढ़ते हैं। While most people enjoy music and find it rewarding, there is substantial individual variability in the experience and degree of music induced reward. सही बात है भाई। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, while music may be the universal language, it doesn't speak to everyone. Absolutely correct. तो 2 और 3 दोनों मेरे सही जा रहे हैं। ऑप्शंस हैं क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आई होप वी आर ऑल ऑन द सेम पेज टिल हियर। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स होगी स्टूडेंट्स, यू कैन सिंपली आस्क about that in the comment section. I'll reply to each one of the doubt. किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइम स्टैम्प में मुझे बताना कि ये वाला पॉइंट मैम कहाँ मेंशन था या क्या प्रॉब्लम थी, हमें समझ में नहीं आया। I'll reply to it और मे बी I'll discuss in the next session. अगर लिखने लायक होगा तो आपको कॉमेंट में ही लिख देंगे, और अगर लगा कि भाई एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा है तो अगली क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, what would be the presumption drawn in case there exists a connection between response to music and characteristics of human speech? तो बोलता है कि lack of brain connectivity with fluency of speech might result to anhedonia. What about A? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच से एनहेडोनिया होना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। म्यूज़िक से संबंधित ये था, या आप प्लेजर नहीं उठा पा रहे हैं एक्टिविटीज़ में, ये था, बट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है म्यूज़िक जो है ना वो फेल कर जाएगा टू अक्वायर रिवॉर्ड वैल्यू if a person isn't able to identify emotions through speech. No, there is never such extreme thing has been said in the passage. A person enjoying social dealings would find pleasure in music. Definitely, क्योंकि आपके म्यूज़िक से इमोशंस और फिर सोशल इंगेजमेंट को रिलेट किया हुआ है, तो अभी तो ये सही जा रहा है। Subjects could be insensible to music if they lack the ability to speak. Again, this is not going in the right direction. Definitely we are going with option number C. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया, एंड आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इट इज़ गोइंग टू बी। सीधा सीधा हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। It is evident that these systems evolved to process stimuli of biological significance. The ability to discriminate tones in human speech provides information about the gender, size and emotional state of the speaker and, तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो हम एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, है ना? क्या क्या एबिलिटी, कि कैसे टोन्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जेंडर, साइज और इमोशनल स्टेट ऑफ स्पीकर के, और तीसरा चीज़ क्या, सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेज इन सम लैंग्वेजेस, measuring their level of sensitivity in some languages, origins of specific musical anhedonia in some languages, differentiates meaning of utterances. अगर मैं इन चारों ऑप्शन को यहाँ पे वैलिडेट करूँ तो समझ में आ रहा है कि इस पूरे पार्ट में और कोई नहीं है जो आपके सेंटेंस के ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को फिल कर पाए सिवाय एक के। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग चुका होगा अब तक उसके बारे में, and that should be
दैट शुड बी ऑप्शन नंबर डी। कैसे लग रहा है ये? हम कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है टू प्रोसेस स्टिमुली ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसमें पहली चीज़ क्या है? द एबिलिटी टू डू दिस, ठीक है। टू डू व्हाट? टू डिस्क्रिमिनेट टोन्स। दूसरा क्या आ रहा है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला वर्ब का फॉर्म प्रोवाइड्स, राइट? तो दैट गोज विद द V5 फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं ग्रामेटिकल एस्पेक्ट देखूँ तो डिफरेंशिएट्स ही एक ऐसा यहाँ पे मुझे वर्ब दिख रहा है जो वर्ब के 5th फॉर्म में है। दैट हैज़ टू बी द राइट आंसर। मतलब अगर हम मीनिंग को एक तरफ छोड़ भी दें तो ग्रामर हमको हेल्प कर रहा है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप वी आर ऑल एट द सेम पेज टिल दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट हो यहाँ तक, गाइज गो अहेड एंड पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। हम एक और सेट करेंगे एवरीबॉडी, ठीक है। आई होप अभी तक थके नहीं हो। सेकेंड क्वेश्चन का जो सेट है वो हमसे पूछ रहा है, अभी आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में एक पेयर ऑफ वर्ड्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 3 स्टेटमेंट मिलेंगे। फाइंड द स्टेटमेंट्स वेयर बोथ द वर्ड्स ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली फिट इन द गिवन स्टेटमेंट्स। चलिए पहले ज़रा क्वेश्चन का रूप वगैरह देख लेंगे तो विल हैव सम आइडिया कि आखिर हमसे यहाँ करना क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यू हैव अ पेयर ऑफ वर्ड, जैसे कि आपको दिख रहा है इक्विप एंड देन आर्म, फिर आपको 3 सेंटेंसेस दिख रहा है। तो बेसिकली आपको यही देखना है कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो आपके स्टेटमेंट में कैसे फिट कर पाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली हमें यहाँ पे कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को। A vassal needed economic resources to dash the cavalry he was bound to contribute to his lord to fight his frequent wars. अच्छा, equip और arm दोनों ही आपका वर्ब के रूप में काम कर सकता है, राइट? तो देखा जाए तो पहले वाले सेंटेंस में हम equip यूज़ कर सकते हैं। equip the cavalry, equip मतलब वो उसको फिल कर रहा है with the proper instruments or devices. To arm the cavalry, मतलब arm obviously cavalry है तो weapons और machineries इन्हीं की बात कर रहे होंगे हम लोग, है ना। तो equip और arm ऐसा है ये word कि आपके इस sentence के context से match कर रहा है। अच्छा, सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं अब। Readers may not even notice some of the more dash elements. अब सोचने वाली बात ये है गाइस कि मोर लगा हुआ है और उधर लगा हुआ है एलिमेंट्स, मतलब बीच में शायद तुमको एक एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ एक एडजेक्टिव चाहिए, जो फिलहाल अभी ये दोनों वर्ड जो है ना हमारा वो वाला नीड पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हम बी में ये वर्ड नहीं फिट कर सकते हैं। अब चलो पढ़ते हैं थर्ड वाला सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस बोल रहा है द स्टिक वर्ड्स यूज्ड टू लॉन्च द मिसाइल विथ मोर फोर्स एंड एक्यूरेसी देन कुड बी अकॉम्प्लिश्ड बाय सिंपली हर्लिंग इट विद द डैश अलोन। अगेन द लगा हुआ है गाइज, द के आगे हमको एक नाउन की आवश्यकता है। नाउ वी डोंट सीम टू फाइंड कि जो अपना इक्विप और आर्म है वो नाउन के जैसे काम करेगा, तो ये भी सुटेबल नहीं बैठ रहा है। मतलब सिर्फ एक ही सेंटेंस में इक्विप और आर्म दोनों बैठेगा और वो है ओनली ए। आई होप एवरीबडी गॉट इट। क्या करना है यहाँ पे, तो बस वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं आपको 45 सेकेंड्स का समय दे रही हूँ, इसे पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए सभी लोग, एंड डू गिव इट अ ट्राई एवरीवन। और जो पहली बार आज हमारे चैनल पे आए हैं, do show your support by subscribing the channel, students, and any feedback, any suggestion is always welcome from all of you. बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आपको इस तरह के कंटेंट्स और देखने हैं, आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं कि यू नीड सम मोर क्लासेस ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता रही हूँ, इफ़ एनीबडी हु इज़ फीलिंग सम प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सेशंस, तो हम एक वो पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। बट आई नीड योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ योर सब्सक्रिप्शंस स्टूडेंट्स। कोई पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा, just needed sheer dedication from all of you. Okay, I hope सब लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन डन कर लिया होगा। हम भी पढ़ते हैं साथ में। पॉन्डर और स्टडी। पॉन्डर का मतलब सोचने के सेंस में जाता है और स्टडी आप जानते हैं जैसे हम और आप भी कर रहे हैं। तो टेक अ फ्यू मिनट्स and dash the question before you jump to a conclusion. What do you think, students?
क्या हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या हम एक क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं? हाँ जी, यहाँ तो दोनों ही चीज़ें ठीक लग रही हैं, है ना? तो भाई ये वाला तो सेंटेंस में मेरा जा सकता है. Conjoint repression of a civil and religious liberty has had made thoughtful men dash matters of church polity. अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूँ तो इसने क्या किया? Thoughtful men ponder matters of church polity और has made thoughtful men study matters of church polity. सही बात है भाई, thoughtful men है तो ये दोनों ही चीज़ें वो कर सकते हैं, वो उन matters को पढ़ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं. ये भी ठीक लग रहा है. द पर्पज ऑफ दिस पॉन्डर इज टू. अभी दिस पॉन्डर इज टू गड़बड़ लग रहा है ना, पॉन्डर तो नहीं फिट होगा, शायद स्टडी यहाँ पे बैठ भी जाए. द पर्पज ऑफ दिस स्टडी इज टू डॉक्यूमेंट द स्ट्रक्चर. इट माइट बी पॉसिबल, बट पॉन्डर नहीं जाएगा गाइज. मतलब ए और बी ही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर डी. आई होप आपका भी आंसर सेम था. चलिए अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. द वर्ड्स आर एनोमली एंड डिपार्चर. चलो पहले अटेम्प्ट करो एक बार इसको. The first step in such kind of questions will be what? You need to read the complete sentence without looking at the options कि A के बाद क्या है, B के बाद क्या है. नहीं, पहले तुम सारे सेंटेंस पढ़ो, देखो कहाँ क्या फिट बैठ रहा है. एनोमली नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है. अब नॉर्मल, अनॉर्मल मतलब थोड़ा हटके. डिपार्चर का मतलब भी यही हो जाता है डेविएशन के सेंस में. तो एनोमली और डिपार्चर का मतलब डेविएशन ही हो रहा है. फर्स्ट सेंटेंस में सही बैठ रहा है ना? ठीक है. इट वॉज क्वाइट अ डैश व्हेन द टेम्परेचर रीच्ड इतना डिग्री इन दिसंबर इन मिशिगन. मतलब ऐसा होता नहीं है कभी, तो अब नॉर्मली वो इतना पहुंच गया. हो सकता है. द अटेंशन ऑफ द काउंसिल वॉज ड्रॉन टू डैश इन द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स. हो सकता है, मतलब अटेंशन जो है वो किसी और चीज़ पे डाइवर्ट कर गया. अच्छा, एक और बात मैं बी वाले पॉइंट के बारे में बोलना चाहूँगी. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैम ऐसा तो होता नहीं है, हमने कहीं पे पढ़ा है, मिशिगन में तो ऐसा कभी हुआ नहीं था. तो मैं आपको वहीं पे रोकवा दूं कि भाई तुम करंट अफेयर की क्लास में नहीं बैठे हो, जनरल अवेयरनेस की क्लास में नहीं बैठे हो, या वो वाला सेक्शन तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो. तो इट डजेंट मैटर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये नहीं यहाँ तय करना है कि क्या ऐसा एक्चुअली होता है दिसंबर के महीने में मिशिगन में. नहीं, तुमको सिर्फ ये देखना था कि क्या ये सेंटेंस में ये दोनों वर्ड कंप्लीटली फिट बैठ पाएगा कि नहीं. अगर हाँ वो सही बैठ रहा है, कंटेक्चुअली सही बैठ रहा है, फैक्चुअली सही है कि नहीं इसका बारे में अगर नहीं पता है, तो भी वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं क्या है. एक्कोलेड्स और रिकॉग्निशन. आई विल नॉट गिव यू एनी हिंट. एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आसान स्टेटमेंट सी था यहाँ पर. फॉर देयर एक्सेप्शनल ब्रेवरी द फायर फाइटर्स रिसीव्ड. भाई उनको रिकॉग्निशन तो मिलेगा, एक्कोलेट्स एंड रिवॉर्ड्स वगैरह सब कुछ मिलेगा. तो सी तो कन्फर्म है भाई, लेकिन सी तो लगभग सारे ऑप्शन में है सिर्फ बी को छोड़कर. मतलब ये तो आंसर नहीं ही होने वाला है. अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स विथ यूनिवर्सिटी डिग्री से दे वोंट इनरोल इन न्यू ट्रेनिंग अनलेस दे गेट डैश विथ प्रायर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. मतलब जब तक उनको पुरानी चीज़ों के ऊपर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो नई चीज़ पे नहीं जाएंगे. ठीक बात है भाई. तो यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, यहाँ पे भी ठीक लग रहा है. मतलब बी और सी दोनों मिल गया हमको, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये भी है और ये भी है, तो ए को भी चेक करना पड़ेगा. अच्छा, फेसबुक हैज़ लॉस्ट अ फेडरल अपील इन द लॉ सूट ओवर फेशियल रिकॉग्निशन. बट फेशियल एक्कोलेड क्या होता है भाई? कुछ नहीं हो पाएगा. फेशियल रिकॉग्निशन तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, है ना. तो गड़बड़ हो गया इस वाले सेंटेंस में, यानी हम ए नहीं चुन पाएंगे. माई राइट आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लें अटेम्प्ट. चलो एवरीवन, पिनाकल एंड हाइट. सो वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास विद अ वेरी इजी क्वेश्चन. ही इज़ अबाउट द सेम डैश एंड वेट बट ही इज़ यंगर. मतलब हाइट बताना चाह रहे हैं. अच्छा, हाइट तक तो ठीक था भाई. ये पिनाकल के बारे में क्या राय है तुम्हारी? पिनाकल मतलब होता है सक्सेसफुल पॉइंट, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग. थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो हाइट तो चला जाएगा, पिनाकल नहीं जाएगा. एडवर्ड रीच द पिनाकल ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड. एडवर्ड रीच द हाइट ऑफ द पॉलिटिकल वर्ल्ड.
seems fine. At last we could see Ambaji on a height ahead of us, on a pinnacle ahead of us. दोनों ही गड़बड़ लग रहा है यहाँ तो, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक बी ही सेंटेंस है जो इन दोनों वर्ड्स को यूज कर पाएगा. दैट मीन्स वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर ई गाइज. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज गाइज. लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है. ये तो हमने सिर्फ समझो कि एक पार्ट किया है यहाँ पे. अभी तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आपका आएगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन को. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज. पुट द लाइक बटन एज वेल. कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो डू कॉमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट. ओके, thank you for being there guys. See you soon in the next class. Happy learning. Bye bye.